नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका नीतू नेगी। बच्चों, आज हम अनुगूंज पुस्तक से पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है रस से भरे रसाल। बच्चों, आम तो आप सब लोगों ने खाए ही होंगे और सब लोगों को पसंद भी होंगे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको कि आम पसंद नहीं होता है। ज़्यादातर जो लोग होते हैं उन लोगों को आम बहुत पसंद होता है ना बच्चों। तो आम फलों का राजा होता है। आम को क्या कहते हैं हमारे वहाँ? फलों का राजा। इसे देव फल भी कहते हैं। देव फल मतलब देवताओं का फल। जीवन में स्वाद और स्वास्थ्य की दृष्टि से आम का बहुत महत्व है। स्वाद की दृष्टि से भी और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आम का हमारे वहाँ क्या है? बहुत महत्व है। आम का संपूर्ण पेड़, उसका फल 100% लाभदायक होता है। भले ही बच्चों आम का पेड़ हो या उसका फल हो, तो जो है वो हर प्रकार से लाभदायक होता है। आम हर रूप में, हर अवस्था में सबके लिए लाभदायक एवं आनंददायक सिद्ध होता है। मनुष्य की उपस्थिति भी हर पल आनंददायक होनी चाहिए। जिस प्रकार से बच्चों आम का फल जो है हर रूप में, सबके लिए लाभदायक और आनंददायक होता है, उसी प्रकार से क्या होना चाहिए? मनुष्य की उपस्थिति भी हर पल आनंददायक होनी चाहिए। बच्चों, अब मैं इस पाठ का पाठ करूंगी और उसका अर्थ भी आपको समझाते रहूंगी, ठीक है? कोई भी समझदार आदमी आम के पेड़ को नहीं काटना चाहेगा। आम का हर एक पेड़, वह चाहे जंगल में ही उगा हो, बड़ी उदारता से रसीले फल देता है, जिसे देवताओं का फल या फलों का राजा भी कहते हैं। अब आम को क्या कहते हैं बच्चों? फलों का राजा भी होता है एक तो, और देवताओं का फल भी इसे कहते हैं। किसको? आम को। इसके अनेक नाम हैं, जैसे सौरभ, टपका, सहकार, पिक बल्लभ आदि भी इसकी लोकप्रियता के प्रमाण हैं। इसे कल्पतरु भी कहते हैं। अब बच्चों, आम की किस्में तो आपने पढ़ी थी पिछले जो है सालों ना, क्लास 4th में भी आप लोगों का जो है एक पार्ट है आम से रिलेटेड। तो आप लोगों ने उसमें आम के किस्में जानी थी कि किस्मों के नाम, कितने प्रकार के आम होते हैं, ऐसे आप लोगों ने पढ़ा था। आमों के प्रकारों के नाम पढ़े थे। लेकिन आम के क्या क्या नाम हैं? आम को और किस किस नाम से जानते हैं? आम को जानते हैं सौरभ, टपका, सहकार, पिक बल्लभ आदि, और इसको कल्पतरु भी कहते हैं, ठीक है? मुगल सम्राट अकबर ने लाल बाग नामक लाख पेड़ों वाला एक उद्यान दरभंगा के समीप लगवाया था, जिसे लाखी बाग के नाम से जाना जाता है। अब जो मुगल सम्राट थे, आप लोगों ने इतिहास की जो आप लोगों की पुस्तक है उसमें अकबर के बारे में और बीरबल और इन सब के बारे में, मुगल सम्राटों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। तो जो अकबर जो बादशाह थे, उन्होंने क्या किया था? लाल बाग नामक लाख पेड़ों वाला एक उद्यान मतलब बगीचा दरभंगा के समीप लगवाया था, जिसे लाखी बाग के नाम से जाना जाता है। मिर्ज़ा गालिब को आम बहुत पसंद थे। अब मिर्ज़ा गालिब कौन थे? अकबर के जो दरबार में शायर थे। ये कौन थे? शायर थे, यानी शेर व शायरी किया करते थे। तो उन मिर्ज़ा गालिब को आम बहुत पसंद थे। उनका जन्म 27 दिसंबर 1797 में आगरा में हुआ था। आम का स्वाद वे किसी भी मौसम में भूल नहीं पाते थे। आम अभी पकने पर भी नहीं आते थे, पर उन्हें तोड़कर खाने का लालच वे रोक नहीं पाते थे। अब जो मिर्ज़ा गालिब थे, उनको क्या होता था? जब आम लगे होते थे, छोटे छोटे जब लगे होते थे, तभी उनको खाने का मन होता था। उन्हें आम इतने पसंद थे। उर्दू काव्य के सम्राट होने के साथ साथ धर्म की उदारता में उनका अगाध विश्वास था। अब वो कौन थे? उर्दू काव्य के सम्राट थे, यानी कि उर्दू कविताएं यानी शायरी, शेर व शायरी वो किया करते थे। तो और उसी के साथ साथ क्या था? धर्म की उदारता का उनका अगाध विश्वास था, यानी कि वो किसी एक धर्म को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि ईश्वर एक है। उनका मानना था कि प्रकृति प्रदत्त फलों का जैसे कोई विशेष धर्म नहीं होता, वैसे ही ईश्वर कृत मनुष्य का भी कोई विशेष धर्म नहीं होना चाहिए। वे क्या सोचते थे कि उनका मानना था कि जो प्रकृति द्वारा दिए गए फल हैं, जो
उनका जैसे जिस प्रकार से कोई विशेष धर्म नहीं होता है, जाति नहीं होती है, उसी प्रकार से ईश्वर द्वारा बनाए गए मनुष्य का भी कोई विशेष धर्म नहीं होना चाहिए। तो यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, एक ही धर्म होना चाहिए। और उनका मानना था कि ईश्वर एक है। आमों का मौसम उनके लिए स्वाद और संतुष्टि लेकर आता था। मुगल काल के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर के समय वे दिल्ली में ही रहते थे। दिल्ली दरबार में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। उस समय बहादुर शाह जफर ने अपने निवास स्थान लाल किले के पास नायाब बख्श नामक बाग में विश्व के सर्वोत्तम आमों की किस्म लगाने का इंतजाम किया। अब जो बहादुर शाह थे, उन्होंने अपने निवास स्थान यहाँ जहाँ की वो रहते थे, कहाँ रहते थे, लाल किले के पास नायाब बख्श नामक बाग में विश्व के यानी कि पूरा जो संसार था उसके सबसे सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छे आमों की किस्म लगाने का उन्होंने इंतजाम किया था। आमों का वह शानदार बाग सबके आकर्षण का केंद्र था। अब जब उसमें सबसे जो विश्व के सबसे अच्छी आमों की किस्म लगाए जाते थे तो क्या था, वो सबके आकर्षण का केंद्र बना रहता था। यानी कि सब उसे देखना चाहते थे, सब वहाँ जाना चाहते थे और सब लोग जो है उन आमों को पसंद किया करते थे। एक बार राजा साहब मिर्जा गालिब के साथ उसी बाग में सैर कर रहे थे। अब क्या हुआ था, एक बार राजा साहब, वही राजा जो है मिर्जा गालिब के साथ बाग में सैर कर रहे थे। उन आमों की दूर दूर तक फैली लंबी शाखाओं पर लगे हुए रसीले आमों की खुशबू से सारा वातावरण महक रहा था। अब जहाँ पे आम का बाग होता है बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई बच्चा गया है तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा ढेर सारे पेड़ लगे होते हैं और आम जब पकते हैं तो उनकी खुशबू आती है, सारा वातावरण में उनकी खुशबू आती रहती है ना। तो इसी प्रकार से रसीले आमों की खुशबू से सारा वातावरण महक रहा था। उसी समय गालिब ने बादशाह से कहा, जहाँपनाह, मैंने सुना है कि प्रत्येक आम पर उसके खाने वाले का नाम लिखा होता है। अब उन्होंने क्या कहा, जहाँपनाह, मैंने सुना है कि प्रत्येक आम पर यानी हर एक आम पर उसके खाने वाले का नाम लिखा होता है। अब जैसे हमारे वहाँ कहते हैं ना कि दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम, तो उसी प्रकार से उसने क्या कहा कि मैंने सुना है कि हर एक आम पर उसके खाने वाले का नाम लिखा होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बाग के किसी आम पर मेरा भी नाम जरूर लिखा होगा। यह बात सुनकर बादशाह खिलखिलाकर हंसने लगे। अब क्या किया, जब मिर्जा गालिब ने ये कहा कि मेरा नाम भी किसी आम पर लिखा हुआ होगा, तो ये बात सुनकर बादशाह यानी कि वहाँ के राजा, वो जो राजा था वो हंसने लगा खिलखिलाकर। उसी दिन उन्होंने आमों से भरी एक टोकरी गालिब के घर पहुंचा दी। अब उसने क्या किया, उसी दिन आमों से भरी टोकरी उस गालिब के घर पहुंचा दी। किसके घर, मिर्जा गालिब के। निसंदेह पके आम से तोड़कर खाने का मजा ही कुछ और है। निसंदेह पके आम पेड़ से तोड़कर खाने का मजा ही कुछ और है। आम अत्यंत उपयोगी, सघन तथा विशाल वृक्ष है जो भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी से उत्तर में हिमालय की तराई तक तथा पश्चिम में पंजाब से पूर्व में असम तक अधिकता से होता है। यानी कि पूरे भारत में जो है आम बहुत अधिक होता है। अनुकूल जलवायु मिलने पर इसका वृक्ष 50 से 60 फुट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। अगर उसको बिल्कुल सही जलवायु मिले, जिस प्रकार की जलवायु में आम होता है, तो वो कितना ऊंचा हो जाता है, कितना बड़ा पेड़ हो जाता है, 50 या 60 फुट की ऊंचाई तक हो जाता है, यानी बहुत ऊंचा हो जाता है। आंकड़ों के मुताबिक इस समय भारत में प्रतिवर्ष 1 करोड़ टन आम पैदा होता है। आम हरे, पीले और लाल रंग के होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में ना, बाज़ार में, कि जो आम आप नहीं भी खरीदते होंगे, आप लोगों को पसंद नहीं हुआ, लेकिन आम कौन कौन से रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं और लाल रंग के भी होते हैं। आम 5 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। 5 से लेके 25 सेंटीमीटर तक लंबा भी होता है।
यानी छोटे छोटे आम भी होते हैं और बहुत बड़े भी आम होते हैं और मीडियम साइज के आम भी होते हैं। आम के फूलों को मंजरी कहते हैं। अब आम के फूलों को क्या कहते हैं? जब छोटे छोटे आम जब नहीं लगे होते हैं, सबसे पहले पेड़ में क्या आते हैं? फूल आते हैं। तो उन आम के फूलों को फूल नहीं कहते हैं, उन आम के फूलों को क्या कहते हैं? मंजरी कहते हैं। आम में विटामिन ए, विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। अब क्या क्या कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं आम में? विटामिन ए और विटामिन सी। आम पोटेशियम और आयरन प्राप्ति का अति उत्तम स्रोत है। अब आम में क्या क्या होता है और बच्चों? विटामिन ए और विटामिन सी के अलावा पोटेशियम और आयरन भी होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। आम हमारे शरीर के यकृत की कार्यशीलता को नियमित करता है। हमारे जो शरीर में यकृत होता है बच्चों, उसको जो है एक अच्छी तरीके से काम करवाता है, यानी अच्छे ढंग से काम करता है आम खाने से। बढ़ते बच्चों के लिए आम बड़े काम की चीज़ है। आम हमारी पाचन क्रिया को बढ़ाता है। आम से क्या होता है? हमारी पाचन क्रिया बढ़ती है। आम हमारी पाचन क्रिया को बढ़ाता है। वजन बढ़ाने में भी आम सहायक सिद्ध होता है। आम से क्या होता है बच्चों? जो हमारी पाचन क्रिया है, उससे हमारी पाचन क्रिया बढ़ती है, अच्छी होती है। और आम से क्या होता है? जिनका वजन बहुत कम होता है, जो बिल्कुल हल्के फुल्के होते हैं, दुबले पतले होते हैं, उनका वजन भी जो है सही हो जाता है। आम जो है वजन बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होता है। बच्चों, आम से अचार, अमचूर, चटनी, आम पापड़ और मुरब्बा बनाया जाता है। बहुत प्रकार की चीज़ें जो हैं आम से बनाई जाती है। क्या क्या बनाया जाता है? जैसे अचार, आप लोगों ने आम का अचार खाया होगा। अमचूर बनाया जाता है, चटनी बनाई जाती है, आम पापड़ बनाया जाता है और मुरब्बा भी बनाया जाता है। मुरब्बा, आम रस को दूध में घोलकर पिया जा सकता है। जो आम का रस होता है, जैसे हम लोग मैंगो शेक बोलते हैं ना, तो मैंगो शेक बना के पीते हैं हम लोग। आम का रस को क्या करते हैं? आम के रस को दूध में घोलकर पीते हैं। आम की गुठलियों को सुखाकर और चक्की में पीसकर उसको आटे की तरह प्रयोग कर सकते हैं। जो आम की गुठलियाँ होती हैं अंदर से, उनको क्या करते हैं? पहले सुखाते हैं, फिर चक्की में पीसकर उसको आटे की तरह प्रयोग करते हैं। कई जगह पर ऐसा करते हैं। हमारे वहाँ बरेली में थोड़ा कम करते हैं, हो सकता है करते हों कोई लोग, लेकिन जो बाहर की ओर को, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आम पाए जाते हैं, जहाँ पे आम होते हैं, वहाँ पे सब लोग ऐसे करते हैं। आम की 100 से भी ज़्यादा किस्में हैं, जैसे सिंदूरी आम, लखनऊ का दशहरी आम, मुंबई का अल्फासो आम, वाराणसी का लंगड़ा आम, गवरजी, चौसा, कलमी आम, सरधा, तोता आम आदि। हर किस्म का अपना अलग स्वाद है, अलग सुगंध है। तमिलनाडु के कृष्णागिरी के आम बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। जो बच्चों आप लोगों ने अलग अलग प्रकार के आम बाज़ार में भी देखे होंगे, तो हर आम जो है स्वाद में अलग अलग प्रकार का होता है ना। तो हर किस्म का अपना अलग अलग स्वाद होता है, अलग अलग सुगंध होती है, यानी खुशबू अलग अलग होती है। तमिलनाडु के कृष्णागिरी के आम बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। भारत में लोक विश्वासों के अनुसार आम का पेड़ इच्छा पूर्ति करता है। अब भारत में बहुत जगह ऐसा विश्वास किया जाता है बच्चों। लोक विश्वास का मतलब लोगों का विश्वास ये होता है कि आम के पेड़ जो है, आम का जो पेड़ होता है वो इच्छा की पूर्ति करता है, यानी हमारी मनोकामना को, अगर हम कुछ आम के पेड़ की पूजा करें या फिर उनसे कुछ मांगे, तो आम का पेड़ हमारी इच्छा की पूर्ति करता है। गुजरात में श्रावण मास की सप्तमी की रात को घर के निकट ही आम का पौधा लगाया जाता है। अब गुजरात में क्या किया जाता है? जो सावन की सप्तमी की रात को घर के निकट ही घर के पास ही आम का पौधा लगाया जाता है। फिर घर की औरतें उसकी पूजा करती हैं और बच्चों के आरोग्य का वरदान मांगती हैं, यानी कि आरोग्य मतलब जिसकी उम्र बहुत लंबी हो और कोई रोग ना हो, ऐसा बच्चों के लिए जो है उनकी माएँ वरदान मांगती हैं।
कभी कभी जब विघ्न विनाशक गणेश जी की पूजा होती है तो आम की लकड़ी का स्तंभ गाड़ दिया जाता है। हवन या यज्ञ के समय आम की ही लकड़ी, पत्ती, फूल आदि का प्रयोग किया जाता है। हवन, जिस समय हवन होता है, जब हवन करते हैं बच्चों घर पे, तो उस समय भी क्या होता है, आम की लकड़ी और उसकी पत्ती और फूल आदि का प्रयोग किया जाता है ना। आम की लकड़ी निर्माण कार्य व घरेलू सामग्री बनाने में भी काम आती है। आम की जो लकड़ी होती है वह घर की जो घरेलू सामग्री बनाने में भी काम आती है। तुमने हजार पेड़ों वाले आम के बाग के बारे में सुना होगा। किसके बारे में सुना होगा आप लोगों ने? 1000 पेड़ों वाले आम के बाग के बारे में, जहाँ पर कि 1000 पेड़ों वाला आम का बाग कहते हैं जिसको, उसके बारे में न भी सुना हो, बिहार के हजारीबाग शहर का नाम अवश्य सुना होगा। अब जो बिहार में हजारीबाग शहर है उसका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। आप लोगों ने सुना है? मैंने तो सुना है। एक बहुत बड़ी अमराई जिसमें कम से कम 1000 आम के पेड़ थे, हजारीबाग कहलाता है। अब हजारीबाग क्यों कहलाता है वो? क्योंकि वहाँ पे कम से कम 1000 आम के पेड़ थे, इसलिए उसे हजारीबाग कहते हैं। इसमें से कुछ पेड़ तो अब भी मौजूद हैं। अब उनमें से बहुत पहले से, पुराने ज़माने से ही उसको हजारीबाग कहा जाता है, क्योंकि वहाँ हजारों पेड़ हुआ करते थे उसके, आम के। तो उनमें से कुछ पेड़ तो अभी भी मौजूद हैं। इस अमराई के इर्द गिर्द गांव बसने लगा और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते शहर बन गया, जो आज हजारीबाग कहलाता है। हजारीबाग शहर के नाम से जाना जाता है। आमों के बाग को अमराई कहते हैं। अब जो आमों का बाग होता है उसको क्या बोलते हैं? अमराई कहते हैं उसको। अमराई किसको बोलते हैं? आमों का जो बड़ा सा बाग होता है। अमराइयों में सभी का स्वागत है, लेकिन आम के मौसम में जब पेड़ों पर फल लगे होते हैं, अमराई में घुसना खतरे से खाली नहीं है। इस मौसम में बाग की रखवाली एक डरावना सा चौकीदार करता है। उसका काम होता है उन शैतान बच्चों को खदेड़ भगाना, जो यह सोचकर कि चौकीदार को जरा भी झपकी लगे तो आम चोरी करने के फिराक में घुस आते हैं। अब क्या होता है, वहाँ पर एक डरावने चौकीदार को रखा जाता है ताकि वो बच्चों से उसकी रखवाली करे, क्योंकि जो शैतान बच्चे होते हैं वो आम चुराने के लिए जो है बाग में घुस आते हैं। क्या सोचकर आते हैं वो? कि चौकीदार को जरा सा भी झपकी लगे, यानी उसकी दिन भर बैठे बैठे अगर जरा सा उसको आंख लग जाए, यानी उसको हल्की सी नींद आ जाए, तो वो आम चोरी करने में की फिराक में रहते हैं। आम चोरी करने की फिराक में बाग में घुस आते हैं। चौकीदार को जरा भी फुर्सत नहीं मिलती। अभी आम पकने पर भी नहीं आते कि उसे गांव के लड़कों से ही नहीं, तोतों के झुंड से भी जूझना पड़ता है। अब आम क्या होता है, पके भी नहीं होते हैं, कच्चे ही होते हैं कि सब लोग जो हैं उन पर ताक लगाए बैठ जाते हैं। जैसे बच्चे, गांव के लड़के होते हैं और तोते होते हैं और बंदर जानवर, ये सब जो हैं, उन सब से चौकीदार को क्या करना होता है? उस आम के बागों को बचाना होता है। तो क्या होता है, चौकीदार को जरा भी फुर्सत नहीं मिलती उन दिनों, मतलब वो दिन भर व्यस्त रहता है। अभी आम पकने पर भी नहीं आते कि उसे गांव के लड़कों से ही नहीं बल्कि तोतों के झुंड से भी जूझना पड़ता है, जो हरे आमों को अपनी चोंचों से गहराई तक कुतर डालते हैं। अगर वो नहीं रक्षा करेगा, उनकी नहीं देखभाल करेगा, तो वो तोते क्या कर लेंगे, उनमें चोंच मार देंगे और फिर वो किसी काम के नहीं होते हैं, ना वो बिक सकते हैं ना कोई उनको खाता है। कभी कभी चौकीदार आम के बाग के बीच में किसी पेड़ के नीचे बैठा रस्सी खींच खींच कर किसी ऊंची डाल पर बंधे खाली कनस्तर को खड़खड़ाता रहता है ताकि तोते डर कर उड़ जाएं। अब क्या करता है चौकीदार तोतों को भगाने के लिए? आम के बाग में बीच में किसी पेड़ के नीचे बैठा होता है वो, और रस्सी खींच खींच कर किसी ऊंची डाल पर बंधे खाली कनस्तर को खड़खड़ाता रहता है। किसी पेड़ के ऊंचाई पर जो है वो कनस्तर बांध देता है और उसके नीचे वो रस्सी पकड़ के उसको खींचता रहता है, हिलाता रहता है, ताकि जो है तोते
डर कर उड़ जाएं उसकी आवाज़ सुनकर। सचमुच आम फलों का राजा है, सबके मन को भाता है। अब क्या कहते हैं लेखक कि सचमुच आम फलों का राजा है, सबके मन को भाता है। आम क्या होता है? सब लोगों के मन को भाता है। उसके बाद बच्चों आओ ये भी जाने, क्या जाने कि भारत के बाहर लोगों का ध्यान आम की ओर सर्वप्रथम संभवतः बुद्धकालीन प्रसिद्ध यात्री हुयेन सांग 632 से 45 ने आकर्षित किया था। अब जो भारत से बाहर के लोग होते हैं उनमें से सबसे पहले किसने जो है आकर्षित किया था आमों पर ध्यान? बुद्धकालीन प्रसिद्ध यात्री हुयेन ने। दूसरा है दिल्ली में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव में इसकी अनेक किस्मों को देखा जा सकता है। अब दिल्ली में क्या होता है बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव होता है जिसमें कि विभिन्न देशों के लोग आम की किस्मों की प्रदर्शनी लगाई जाती है वहाँ पे, और बहुत ढेर सारी किस्में जो है दिखाई जाती हैं। तीसरा है 14वीं शताब्दी में मुस्लिम यात्री इब्न बतूता ने इसकी सोमालिया में मिलने की पुष्टि की है। अब जो 14वीं शताब्दी में मुस्लिम यात्री इब्न बतूता थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि ये सोमालिया में मिला है आम। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा तीसरा पाठ समाप्त होता है, जिस पाठ का नाम था रस से भरे रसाल। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पाठ बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आजकल आमों का ही मौसम है और आप लोग भी आम खा रहे होंगे ना। तो मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार।